क्लास 10th जो वो गणित है आपका जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। ठीक है, ये पेपर है, मॉडल पेपर है, और ये समय जो है आपका मिलेगा 3 घंटा मिलेगा। और इस तरीके का प्रश्न पत्र सेट होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे आता हूँ क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं सीधे से हम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न परिमेय संख्या है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि शॉर्टकट में टिक लगा दिया। सो देखो परिमेय संख्या पूछा, आपको पता है परिमेय संख्या ये अंडर रूट जो 3 है ना, पहला वाला अगर संख्या पे आप ध्यान दोगे अंडर रूट 3, तो अगर कोई अभाज्य संख्या लिखी रहेगी 3 जैसे एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या से खुद के बारे में होता है और उसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा तो वो अपरिमेय होता है। वो क्या होता है, अपरिमेय। तो पहला वाला तो नहीं होगा, ये परिमेय थोड़ी ना है। अंडर रूट 4 का बाहर निकालोगे दो को लिख सकता हूँ मैं 2/1, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय होता है। अंडर रूट 5 में देखो अपरिमेय, अगर परिमेय जोड़ोगे तो वो अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय में, ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय क्या है, अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या है, 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो 2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। टिक मारना था, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि समीकरण युग्म, ये 2 समीकरण युग्म दे रखे समांतर हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, आपको पता है समांतर का मतलब ये होता है। ठीक, समांतर। कह रहे हैं यदि समीकरण युग्म 6x, देखो जो समीकरण दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, दूसरा में दे रखा है kx - ky + 9 = 0। आपको पता है मैंने क्लास 10th की मैथमेटिक्स पूरी पढ़ा रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप बस ऐसे लिखना क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो भी एक्सरसाइज है लिख कर बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल का नाम लिख देना, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ E1 कितना है मेरे पास 6, B1 कितना है -3, और C1 कितना है 10, E2 कितना है K, B2 कितना है Y का गुणांक कुछ नहीं तो -1, चिन्हों को भी देखना है। C2 कितना है 9, कुछ भी राइट साइड में लाता है उसे हम लेफ्ट में लाना होता है। ठीक है, सो क्या बोला है, समांतर के लिए। ठीक है, क्या बोला है, समांतर के लिए। समांतर के क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, समानांतर में कोई हल नहीं होता है। तो उसमें क्या करना होता है, देखो A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है, सो देखिए मान रखेंगे हम, A1 का मान कितना है 6, A2 का मान K है, B1 का मान -3 है, B2 का मान -1 है। हालांकि इन ये 2 ही बराबर है, K का मान ही पूछा है तो इसको लेना ही नहीं, क्योंकि ये वाला तो बराबर ही नहीं है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 6/K बराबर हो गया 3/1, तिरछे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3K बराबर 6 कम 6, तिरछे गुणा कर दी, 3 इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 3 दूनी 6, तो K का मान कितना आ गया 2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। देखो प्रायिकता का जो मान होता है, कोई अगर घटना E है और उसकी प्रायिकता P है, तो प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है या 1 से छोटा होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। तो देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव, तो कौन सा नहीं होगा, तीसरा। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। 1/3 है, ये होगा क्योंकि ये 1/3 1 से छोटा होता है। 15% का मतलब होता है, अब प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 यानी कि 0.15, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है, तो ये सारे होंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, R त्रिज्या वाले क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या R है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²।
सो ऑप्शन नंबर पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा के का मान क्या आया था, 2 आया था, ये भी सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। देखो ये चैप्टर नंबर 10, ये वृत्त है, ये बाहर एक बिंदु है, इससे आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो, 2। कितनी खींच सकते हो, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तीसरा, 2 खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, कह रहे हैं बहुपद, ये जो हमारे पास बहुपद है उसके शून्य क्या होंगे। ठीक है, हमें बहुपद का क्या निकालना है, शून्य निकालना है, एकदम आसान है। ठीक, बहुपद का शून्य निकालना है अब हमें। सो देखिए, शून्य निकालने के लिए ना जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। सो ये माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस और माइनस में आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल रूट के अंदर 3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है, दिया है nवां पद, nवां पद का मतलब होता है an, क्या दे रखा है 2n + 3, अतः 11वां पद E11। ठीक है, ये हमें निकालना है, बस n की जगह 11 रख दो। ठीक, 11 दूनी 22 + 3 क्या हो जाएगा, 22 और 3 25 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b 90 डिग्री होता है। 1 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही आसान है। देखो दिया है, प्रॉपर वे में लिखना है, एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही करा रहा हूँ। tan a बराबर cot b, सिद्ध क्या करना है वो लिख दो पहले, सिद्ध करना है, ऐसे लिखोगे, सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ करनी है हमें। यहाँ देखो, चूँकि tan a बराबर क्या है, cot b, आपको पता है cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, पता है, चैप्टर पढ़ के आए हम। तो tan को देखो, या तो इसको बदलना है cot के टर्म पदों में, या फिर इसको बदलना है tan के पदों में, ताकि हटा सको। ठीक है, तो tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90, थीटा की जगह पर क्या है a, बराबर है, इधर भी cot है इधर भी cot है, cot से cot हट गया तो जाके 90 - a, ये भी माइनस के a, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस के a, तो a + b क्या हो जाएगा 90। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया। आगे आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े हैं ना, इनका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। अब जो आंकड़े हमें दे रखे हैं ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखने पर। ये कक्षा 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो देखो, आरोही क्रम में लिखेंगे इनको, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 20। ठीक है, 20 से बड़ा है 28, 28 से बड़ा है 29। ठीक है, 20 से बड़ा भी, अरे यार 25 छूट गया, तो 20 से बड़ा यहाँ पर क्या है, 25। ठीक है, 25 छूट गया था, 20, 25, 28, 29। ठीक है, 29 के बाद है आपका 33, 33 के बाद आपका आ जाएगा 40, नहीं 38। ठीक है, 38 के बाद आपका क्या है, 40। ठीक है, 40 के बाद है आपका 42, और 42 के बाद आपका है 43। कितने पद है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पद है, चूँकि n बराबर 9। ठीक है, तो n/2 पद निकालते हैं। n/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। 4.5 पद का मतलब 5वां पद।
4.5 आएगा तो 5 लिखते हैं, 5.5 आता तो 6 लिखता। 5वां पद आपका आंसर आएगा माध्यक। अतः माध्यक क्या हो जाएगा, 5वां पद गिनो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल है, तो इसको हल करते हैं। 2 त्रिभुज दे रखे हैं हमें, माना एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR। इनकी भुजाओं का अनुपात, कोई भी भुजा, एक संगत भुजा है ना, हमें दिया है। चल के नहीं है, हमें क्या दिया है, कोई भुजा का अनुपात, मान लेते कोई भी संगत भुजा AB बट्टा PQ, ये हमें दे रखा है 4:9। अनुपात का मतलब बट्टे में होता है। हम पहले ही बोला है कि ये 2 त्रिभुज समरूप हैं, उनके भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात, यही चीज़ निकालना है हमें। ठीक, सो देखो क्षेत्रफल ये क्या है, छोटा वाला ABC, क्षेत्रफल को शॉर्ट में एरिया लिख देते हैं, और ये है PQR, इसका अनुपात निकालना है। और ये प्रमेय 6.6 है, चैप्टर 6 का। तो क्या होता है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9, उसका वर्ग कर दो तो 4 चक्कू 16, 9 9 81, सो आंसर आ जाएगा 16:81। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि 2 नंबर के हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण है इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, सो द्विघात समीकरणों को हल करने के कई सारे विधि हैं हमारे पास। जो विधि आपको अच्छी लगती है वो विधि लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है कि इस विधि से हल करो। ये द्विघात समीकरण में दे रखा है। ठीक है, समीकरण क्योंकि बराबर 0 लगा रखा है। अब इसको हल करना है। यहाँ देखो, यहाँ A के प्लेस पे कितना है, 9 है, B के प्लेस पे -3 है, C के प्लेस पे -20 है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही है। आपको पता है द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र आपको पता ही है श्रीधराचार्य के नियम से, कि अगर x का मान निकालते हैं तो सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ठीक है, सो -b कितना है, -3 प्लस माइनस b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac, ये सारे मान हमने रख दिए। बट्टे में क्या है, 2a, a कितना है, 9, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 9 चौको 36, देखो 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 720। ठीक है, यहाँ से आ गया 18। अब इसको क्या करना है, हल करना है। 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 729। ठीक है, ये आ गया 18। 729 का वर्गमूल निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, तथा इसके जो विकर्ण है ना वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि जो AO/BO है वो बराबर होगा CO/DO के। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके ये NCERT का प्रॉब्लम है। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन है ये, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, आपको जो दिया है वो आप प्रॉपर लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो AB है वो समांतर है DC। DC लिखो या CD लिखो, बात एक ही है। समलंब चतुर्भुज बनाना है आपको। ये समलंब चतुर्भुज बनाया। ठीक है, AB समांतर है DC है, तो यहाँ मैंने लिख दिया AB और ये मेरा हो गया CD। समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, इनके विकर्ण कहाँ मिलते हैं, O पर।
इनके विकर्ण कहाँ मिल रहे हैं? ओ पर। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में कि जो ए ओ है बट्टा बी ओ वो बराबर होगा सी ओ बट्टा डी ओ। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो हम रचना में क्या करेंगे, यहाँ से ना, यहाँ से इसके समांतर डाल देंगे भुजा एक। ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ई लिख दिया। तो हमने रचना क्या की? देखो, रचना में आपने क्या किया? जो आप चीज़ करते हो ना चित्र में, उसे रचना बोलते हैं। तो रचना में हमने क्या की कि हमने ओ से ई समांतर डाला, ओ से ए बी पर समांतर क्या हो गया? ई ओ हो गया। जब ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा ऑटोमेटिकली इस भुजा के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ए बी और डी सी आपस में समांतर है पहले से। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया। वह जो ई ओ है वो भी समांतर हो जाएगा किसके? सी डी के, या फिर ए बी भी समांतर हो जाएगा हमारे सी डी के। ठीक है, ओके। ए बी समांतर हमारा हो गया ई ओ के, और ए बी समांतर हमारे किसके? सी डी के। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखिए, चूंकि ए बी समांतर है ई ओ के, अगर आप देखोगे ए बी समांतर है ई ओ, तो ये एक त्रिभुज है। थेल्स पर में आपने पढ़ा होगा ना, मैंने सिखाया थेल्स पर में क्या कहती है? किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो ये जो यहाँ पर बिंदु ओ और ये बिंदु ई है, इनका जो अनुपात है डी ओ बट्टा ओ बी बराबर होगा डी ई बट्टे ए बी के, है ना। थेल्स पर में से ए बी समांतर है ई ओ के, अतः थेल्स प्रमेय अनुसार, ठीक है, ये लिख दोगे आप क्या? थेल्स के प्रमेय अनुसार। फिर देखो थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बोला कि जो ए ई है बट्टा ई डी वो बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। समीकरण नंबर ए बोल दिया इसे हमने। ठीक है, अब देखो दूसरे पर जो त्रिभुज है हमारा ए बी डी में जो ई ओ है वो किसके समांतर है? देखो जी, ये जो ई ओ है वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। अगर इस त्रिभुज में बात करें तो ये भी तो इसके समांतर है ना। मैंने आपको बोला था चूंकि सी डी समांतर है ई ओ के, अतः त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? देखो ए ई बट्टा ए डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। ए ई बट्टा ए डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। देखो इधर भी ए ई बट्टा ए डी था, इधर भी ए ई बट्टा ए डी है। तो समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे? तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्योंकि समान है तो ये चीज़ हट जाएगी, ये और ये आपस में बराबर आ जाएंगे, यानी कि बी ओ बट्टा डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। लेकिन आपको ये सिद्ध नहीं करना है, आपको ये सिद्ध करना है ए ओ ऊपर है, बट्टे में बी ओ है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तिरछे गुणा जब करोगे ए ओ बट्टे में आ जाएगा बी ओ, और ओ सी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा डी ओ। हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो प्रश्न को एक बार दोबारा से देख लेना, आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास ना एक रेखाखंड है, मान लिया ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, और इसके बीच में बिंदु हमें A निकालना है। हमारा जो बिंदु निकालना है उस बिंदु का निर्देशांक कितना है? x, y है। ठीक है, और बिंदु A का निर्देशांक हमें दे रखा है 4, -3, और Q का दे रखा है 8, 5, और जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:1। ठीक है, सो देखो
ये जो 3 दे रखा है वो m1 दे रखा है, ये जो 1 दे रखा है वो m2 दे रखा है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, अब देखिए ऐसे लिख देना, माना हुआ बिंदु A है। अब विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है, क्योंकि बीचों बीच आ विभाजन कर रहे हैं, तो आप लिख देना विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना। m1 कितना है 3, x2 है देखो 8 गुणे में, m2 है 1 और x1 कितना है 4 और m1 प्लस m2, 8 3 24, 4 1 4 अपॉन 4, 28/4 4 7 28, तो x का मान कितना आ गया 7। ठीक है, पुनः y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 की सूत्र होता है, मान रखेंगे ऊपर से देख के। m1 हमारे पास 3 है, y2 का मान 5 है, m2 1 है और y1 हमारे पास -3 है। m1 प्लस m2, 5 3 15 प्लस माइनस 3 1 3, तो यह आ गया 12/4, 4 3 12, तो y का मान क्या आ गया 3। तो आपके लिए हो गया अतः बिंदु एक्स वाई माना था हमने, तो x का मान कितना है 7 और y का मान आ गया 3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अतः बिंदु क्या होगा 7,3। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लाल रंग वाला। सो देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो ताश होता है ना, ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। देखो कुल पत्ते कितने होते हैं 52, बोल भी रखा है, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक लाल की होती है, एक काले की होती है। लाल में होता है 26, काले में होता है 26, इनकी भी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, इन सब में भी 2 कैटेगरी होती है, और हर कैटेगरी में जो तस्वीर वाला पत्ता होता है ना 3 होता है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो हमसे बोला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा 3 और 3 6 हो जाएगा। तो संभव परिणाम हमारे पास 6 हैं और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 52 है। ठीक है, तो प्रायिकता निकालना है हमें। प्रायिकता क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने 6 हैं, कुल परिणाम 52 है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक है, सो ये आ गया आंसर आ जाएगा 3/26। आराम से हो गया क्वेश्चन। या फिर इसी में अथवा में दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो अथवा वाला करेंगे। अथवा वाले में क्या दे रखा है, देखो पासे पर परिणाम क्या होता है, एक पासा है ना लूडो, 4 5 6 तक, तो कुल परिणाम कितने हो गए मेरे 6, गिन के देखो। सम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 4 6, यानी कितने 1 2 3 है। हमें क्या निकालना है प्रायिकता, तो प्रायिकता में क्या होता है संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, उसकी मदद से पहले तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा।
संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, देखो 225 और 135, तो 225 135 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो जो बड़ा वाला होता है वो इधर रखो और जो छोटा वाला होता है वो इधर रखो। अब आपको रफ काम करना है, तो रफ काम जो होता है ना वो पीछे करने की ज़रूरत नहीं, यही करके दिखाओ। 135 से भागा देना है 225 में, एक ही बार जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। घटाएंगे 0, 12 में से 3 गया 9, 90 बचा। कितनी बार गया, एक बार। कितना शेषफल बचा, 90। अब इन दोनों संख्याओं की बात करेंगे, तब तक हल करना होता है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। 135 इस तरफ, 90 इस तरफ। अब हमें 90 में भाग देना है, 90 से भाग देना है 135 में। 90 कम 90, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। कितनी बार गया, एक बार। कितना बचा, 45। अब 90 बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इस तरफ। 45 दूनी 90 होता है, ठीक है ना। अब पूरा पूरा कट गया, 45 दूनी 90। अब शेषफल क्या बचेगा, 0। देखो है ना, 45 दूनी 90, शेषफल क्या गया, 0। तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। अंतिम संख्या क्या थी जिससे आपने भाग दिया था जब आपको 0 मिला, 45 थी, 0 के ऊपर वाला। तो आप क्या लिखोगे, अतः HCF कितना, 45 आंसर, ठीक। 45 आंसर आ गया। अब देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM। तो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या में दे रखी है 225 गुणा 135। HCF अभी आपने 45 निकाला और LCM हमारे पास कितना है, निकालना है। ये गुणे में इधर किया हो जाएगा बट्टे में, ठीक। यहाँ LCM, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो देखिए, काटते हैं। 5 नम 45, 5 चौके 20, 5 बचे 25, ठीक है। फिर देखो कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 ही बचे 15, 3 ही बचे 15, ठीक है। ऊपर आ गया 5 गुणा 135। इनको गुणा कर लोगे, आपको आपका LCM मिल जाएगा, आंसर। गुणा तो कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इतना आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या कौन सा है ये, 17वां। तो देखो, पहले समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार, और ये होता है लंब, ठीक है। तो किसको मानना पड़ेगा, ये देखो क्वेश्चन में ये बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, तो आधार को मानो, माना आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो लंब है, ऊंचाई, कह रहे हैं आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कर्ण क्या दे रखा है, 13। समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है मेरे पास, 13 का वर्ग। आधार कितना है, x माइनस 7 का वर्ग। लंब कितना है, x का वर्ग, ठीक है। 13 का वर्ग 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 7b के गुणे में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 7 दूनी 14x, ठीक है, ये 14 है। और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का,
0। तो ये 2x², 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120। 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14, 2 छंग, ये गुणा होगा, इधर आके भट्टी में आ जाएगा, यानी कि x² - 7x - 60 = 0। ठीक, ये द्विघात समीकरण मिल गया हमें। अब हमें इस द्विघात समीकरणों को हल करना है किसी भी विधि से। तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी है, इसकी और 1 से गुणा करो। गुणा करने पे तो 60 आए और घटाने पे 7 आए। 12 पंजे 60, 12 में से 5 को घटाओगे तो 7 आ जाएगा। 12 घटाने पर कितना सा, 12 पंजे 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। सब पढ़ा रखा है ये सब, है ना। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है सब आता होगा। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ x ही उभयनिष्ठ है, x का ही भागा दोनों में जाएगा। x² से x बार, तो यहाँ x बचा, x बार आ गया तो यहाँ 12 बचा, 5 आएगा। जो यहाँ आता है ना वही यहाँ आ जाता है। अब जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो गुणनखंड बनाने के लिए, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। यदि x - 12, इसको एक बार 0 लो तो माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12। यदि x + 5 इधर आके इसको 0 लोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, -5। तो आंसर ये वाला सही होगा, क्योंकि भुजा का मान लंबाई कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, आंसर क्या लिख दो, चूँकि लंबाई कभी माइनस में नहीं होती अतः x का मान -5 अमान्य है। x = 12, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर में है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, मैं आपको सारा करवा रहा हूँ। ये भी देखिए, 18वें प्रश्न है। यहाँ sin A बट्टा 1 + cos A, 1 + cos A बट्टा sin A, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। हल करके मेरे को क्या लाना है, 2 cosec A। अब देखिए, अगर आप जो सर्व समीकरण है उसका उपयोग हम नहीं करते तो फंक्शन को हम साइन कॉस में बदलते हैं। तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में बदला हुआ है। आपको क्या लेना है, इन दोनों का लॉस ऑफ। लॉस ऑफ लेने के लिए गुणा कर दो, सिंपल गुणा कर दिया। अब इसकी गुणा इसके साथ, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है। इसकी गुणा इसके साथ सेम चीज़ है तो वर्ग हो जाएगा। हल करते हैं, a + b का होल स्क्वायर है, फिर तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर b का स्क्वायर 2ab, है ना। और बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। देखो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को एक साथ रखो, व्यवस्थित करके लिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 2 1 कम 2 कॉस है। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो, यहाँ पर भी एंगल वही है, यहाँ पर भी एंगल वही है ना। एंगल का मतलब कोण, तो इसकी जगह पे मान कितना होगा, 1। देखो, 1 और 1 कितना होता है, 2। ऊपर से क्या उभयनिष्ठ है, 2, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, कॉस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इससे ये कैंसिल, ऊपर नीचे बट्टे में, गुणे भाग में 2 ऊपर 1 बट्टा कॉस से लिख सकता हूँ। और 1 बट्टा कॉस से क्या होता है, कॉस नहीं साइन है। 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक।
यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अथवा वाले में। इस क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक, सो देखो 15 गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, और आपको पता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से कॉसेक होता है, यहाँ से सेक होता है, और यहाँ से कॉट, साइन कॉस टेन। तो ये क्या है एक्चुअली, कॉट नीचे से आधार है और ये लंब है। चित्र बना लो। ठीक, क्योंकि जो दिया हुआ है वही निकालना उसी एंगल में, तो चित्र के लेके तो कोई टेंशन नहीं है। आधार मेरे पास कितना दे रखा है 8, और लंब मेरे पास 15। हमें निकालना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 15 का वर्ग, आधार है 8 का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 64, ये हो जाएगा 289। तो कर्ण हो जाएगा 289 का वर्गमूल 289 का। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। वर्गमूल याद होना चाहिए कुछ, और याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए। कर्ण मिल गया अब हमें, और हमें क्या पूछा था, साइन निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है मेरे पास 15, कर्ण है 17, आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमें निकालना था। आगे बढ़ते हैं। ये हमें बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मतलब मान लेते हैं अभी ए हमारा क्या दे रखा है -2,1, बी हमें दे रखा है 2,-2, और सी दे रखा है 5,2। तो हमें ये दूरी निकालनी है ए बी, बी सी और ये। इसका मतलब है जो सबसे बड़ी वाली दूरी होती ना, अगर समकोण त्रिभुज का शीर्ष है वाकई में, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करेगा। इसकी जो दूरियां होगी ए बी, एक बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2। x1 कितना -k2, ये x1 y1, ये x2 y2। देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला जब रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। -2 -2 -4, -4 का जो वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग 9, यानी कि आ गया ये 25। 25 का क्या होता है 5। ए बी 5 आ गया। ठीक है, ए बी 5 आ गया। अब निकालूंगा मैं बी सी। ठीक है, x1 2, x2 5 का वर्ग, y1 - 2, y2 2। 5 में से 2 घटाओगे माइनस के 3, 3 का वर्ग 9, माइनस के 4 का वर्ग 16। तो ये भी आ गया 5। ठीक है, बी सी भी 5 आ गया। अब निकालो ए सी। x1 - 2, x2 5 का वर्ग, y1 + 1, y2 2।
तो 7 का वर्ग 49 और ये आ गया एक 50 -1 का वर्ग +1 तो ये आ गया √50। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब देखो 5 का वर्ग और ये 2 छोटी भुजा का वर्ग और ये बड़ी भुजा का वर्ग 25 + 25 अंडर करने पर अंडर का स्क्वायर करने पर वो हट जाता है। तो आगे दोनों तरफ 50, 2 छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आंसर ठीक है, आराम से बन जाएगा। ओके, ये भी हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये है, अब 20वें क्वेश्चन को हल करने के लिए ना ग्राफ चाहिए और मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है, तो ट्राई करता हूँ पेजेस में बनाने के लिए, देखते हैं कहाँ तक बन पाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जो पहला समीकरण दे रखा है वो है 2x + y = 6 और दूसरा में दे रखा है x - 2y + 2 = 0। तो ये प्लस का 2 उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा -2। ये मेरा दूसरा समीकरण दे रखा है। ग्राफ खींचने के लिए आपको कम से कम एक समीकरण से 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से। ठीक है, सो देखिए देखो x का मान 0 रखूँगा तो y का मान क्या हो जाएगा 6, है ना। 0 रखूँगा तो x हट जाएगा, y का मान 6 आ गया। और y का मान 0 रखूँगा तो y हट जाएगा, 2x = 6 होगा, 2 × 3 = 6। तो ये बिंदु P आ गया, ये Q आ गया। तो P बिंदु पहले x आता है फिर y और Q बिंदु पहले x फिर y। मिल गया 2 बिंदु। फिर समीकरण 2 से, ठीक, तो फिर से वही ये ऐसा डब्बा बनाओ, x y, x का मान 0 रखो तो -2y, माइनस माइनस हट जाएगा, 2 × 1 = 2, तो y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 0 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2, तो इसे पी क्यू, इसे r बोलो, इसे h। तो r जो बिंदु है वो मेरा 0,1 है और जो h मेरा बिंदु है वो -2,0 है। अब इन बिंदुओं को आपको दिखाना है, यहाँ 0 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, सो मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। देखो पहला वाला x पे 0 है और y पे 6, 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं पे 6 आ जाएगा। ये बिंदु है P और Q क्या है, x पे 3 y पे 0, ये Q है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचोगे आप, ये सब ग्राफ में बनाना। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ और यहाँ लिख दोगे समीकरण का नाम। पहला वाला है 2x + y = 6, फिर दूसरा क्या है x पे 0 y पे 1, ये बिंदु, इसे r नाम दे दो, और h क्या है -2,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, तो ये जो बिंदु कटा नहीं, देखोगे तो पता चलेगा। अभी फ़िलहाल देखोगे x पे कितना गया और y पे कितना गया, वही आपका आंसर होगा बिंदु में। ठीक है, मान लो कि x में 2 गया, यहाँ पर 1 2 देख लेना, वहाँ पर जब बनाओगे तो पता चल जाएगा ग्राफ में। और y पे देख लेना, यहाँ से गिन लेना कितने देर ऊपर गया, वो आपका y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेना, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। बिंदु सही बना दिए मैंने, अब इसको आप ग्राफ पेपर में खींच के बना लेना, हल देख लेना। कटान बिंदु ही आपका हल होता है। अगला क्वेश्चन है, y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसकी और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है।
क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इस y का मान निकालना और इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है? 10 मात्रक। यानी कि पी क्यू कितना दे रखा है? 10। पी क्यू मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये दे रखा है पी क्यू। पी है, देखो x1 है 2, x1 ये y1 ये x2 ये y2 और x2 है 10, y1 है माइनस के 3 और y2 है y 10। देखो 2 में से 8 10 घटाएंगे माइनस के 8, माइनस 8 का वर्ग होता है 64, 8 64। जब देखो दोनों ही नेगेटिव हो ना तो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे? क्योंकि नेगेटिव कॉमन लोगे और उसका वर्ग उसे प्लस बना देते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या? 3 + y का वर्ग। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमेशा ऐसे समझ याद रखना कि जब दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाते हैं, सिंपल। अब इसका क्या करना पड़ेगा? वर्ग। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ये कितना है? 73। और ये y स्क्वायर प्लस 6y, इधर है 100। 100 नहीं 10 है। वर्ग करेंगे अब दोनों तरफ, तो वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये दिक्कत दे रहा था हमको। और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100। 100 को इस तरफ लाऊं, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का क्या जाएगा? 27। द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करो, आंसर मिलेगा। गुणा करने पे 27 है क्योंकि इसके सामने तो कुछ है नहीं, 1 लिख सकते हैं। 1 गुणा 27 27 और घटाने पे 6 है। 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाओ 6 आता है। घटाना है कितना? 3y। यहाँ से y कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जिसका भाग दोनों में जा सके। नेगेटिव है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। 3 9 27, दोनों समान है, आने चाहिए। अब गुणनखंड बनाना है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखो, जो कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 रखो, प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 9 और माइनस ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 3। ठीक, तो y का मान मिल गया आपको, यही तो पूछ रहा था आंसर। ठीक है, y का मान आपसे पूछ रहा था, आपने निकाल दिया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी समझते हैं आप? संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में, तो त्रिभुज बनाएगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनाएगा नहीं तो क्षेत्रफल आएगा ही नहीं, और क्षेत्रफल नहीं आएगा तो क्षेत्रफल 0 है। तो देखो ए बिंदु हमारे पास है, ठीक है। ये चीज़ 3 बिंदु दे रखा है, इस के का मान निकालना है। ये x1 y1 ठीक है। तीनों बिंदु संरेखी हैं, अर्थात क्षेत्रफल जो क्या होगा त्रिभुज का? 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? 1/2। सूत्र याद कर लेना बच्चा, ठीक है। सूत्र क्या होता है? x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस के y1, x3 y1 माइनस y2। अब बस मान रखो, क्योंकि संरेख है, इस क्षेत्रफल तो 0 होता है तो इधर तो 0 रखना है। x1 कितना है? 2, y2 कितना है? k,
y3 कितना है -3 जो कि इधर हो जाएगा +3, x2 है 4, y3 है -3, y1 है 3, x3 कितना है 6, y1 है 3 और y2 है k। ये बट्टे में इधर आके गुण है ना, बट्टे में इधर आके 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाते हैं। ये हो जाएगा 2k 6, 3 3 -6 6 चक्को 24, 6 3 18, 6k। देखो 6k में से 2k घटेगा तो -4k। ठीक, 18 और 6 कितना आ गया, 18 और 6 24, 24 में से 24 हट गया 0, तो -k4 के क्या आ गया 0, तो 0 बट्टा -k4, तो k का मान क्या आ गया 0। अब हो सकता है थोड़ा बहुत शायद सही तो आया हो, या फिर अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो हल्ला मट काटने लग जाना नीचे। थोड़ा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुई भी होगी तो आप कर लेना। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो ADC कोण है वो BAC के बराबर है। तो दर्शाना है कि ये चीज़ आपस में बराबर होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैंने बताया था इम्पोर्टेंट में कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बन चुका। अब देखिए 22, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। पहले त्रिभुज बना लो, ABC। कह रहे हैं BC पर D इस प्रकार स्थित है, यहाँ पर D है, कि जो AD यहाँ पर D है, जो ADC है वो बराबर है BAC के। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है, दिया है। क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें CA² CB गुणा CD। ठीक है, CA कहाँ है, ये, तो इस त्रिभुज में भी CA² दिख रहा है, तो CA 2 बार चाहिए। इस त्रिभुज में C आएगा और इन बड़े वाले में त्रिभुज में C आएगा। अतः इन दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाऊं तभी बात बनेगी। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, सो देखो जब त्रिभुज आप ये वाला ले रहे हो और ये वाला ले रहे हो, दोनों में ही ये C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और एक कोण दिखा दोगे तो बात बन जाएगी, और ये तो पहले से ही है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अतः AA से एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि CA बट्टा CD, ठीक है, बराबर हो जाएगा CB बट्टा CA। तीनों बराबर होते हैं संगत भुजाओं में, तो मैंने 2 ले लिया। और तिरछे गुणा कर दोगे CA गुणा CA, CA², और यहाँ से आ जाएगा CB गुणा CD। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कह रहे दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जैसे दिख रहा है। तो हमें ये सिद्ध करना है ये चीज़ आपस में बराबर होगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। परिगत खींचा गया है, यहाँ पर डी है, सी, पी, ए, ये टच पॉइंट पी है, ये स्पर्श बिंदु क्यू, आर और ये एस, ठीक है। आपको प्रमेय 10.2 पता है, क्या कहते हैं प्रमेय 10.2? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं? ये भुजा आपस में बराबर है। सो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 10.2 से जो चीज़ बराबर है उनको फटाफट लिख दो, है कि नहीं? सो ए पी किसके बराबर है? ए एस, ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए बी पी किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है। एंड सी आर किसके बराबर है? सी क्यू के बराबर है, ठीक है। और जो डी आर है वो किसके बराबर है? डी एस के बराबर है। अब ये 4 समीकरण आए हैं, चारों को ना जोड़ देना है। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ना, दायां वाला दाईं तरफ जोड़ना, ठीक है। यही काम करना है आपको। देखो ये ए एस और डी एस इसको एक साथ रखो और डी आर ये एक साथ रखें। अब देखो ए पी प्लस बी पी क्या है? ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है? सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ए डी के बराबर है। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के बराबर है। यही तो मैं सिद्ध करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। आराम से बन गई। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये जो 24वां क्वेश्चन है, देखो उसको बनाने के लिए पटरी, पेन, प्रकार, पेंसिल ये सब चाहिए होगा, है ना। तो आप क्या करना, इसको जो मेरी प्रश्नावली मैंने करा रखी है 10.1 पूरी करा रखी है, उससे लिया गया एक प्रश्न है। नहीं सॉरी, ये तो वैसा प्रश्न नहीं है, सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न को मैंने ढंग से पढ़ा तक नहीं। चलो आज के इस वीडियो में ना यहीं तक रखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाकी पार्ट ये वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी तक हमने 23 नंबर तक कर लिए, हर एक क्वेश्चन को किया है, छोटा बड़ा अथवा फथवा सब कुछ किया है ना। तो ये भी हम कर लेंगे। बाकी सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, साइंस, मैथ्स, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा। और अगर आपको कोई वीडियो देखनी है क्लास 10 की तो आप ऐसे देख सकते हैं। क्लास 10 लिखोगे, यहाँ पर मैथ की लिए बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज लिखोगे जो भी देखना है, और यहाँ लिख दोगे भाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, ठीक है। आपको वीडियो एकदम ऊपर मिलेगी। आपको हिंदी में देखना है हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख लो। और इसी तरीके से आपको कोई साइंस की वीडियो देखनी है तो क्लास 10 साइंस, ठीक है, साइंस लिखोगे आप, चैप्टर जो भी है, चैप्टर 1, 2 जो भी लिखना है लिख के बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको मेरी साइंस की वीडियो भी टॉप पे मिल जाएगी, मैथमेटिक्स एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो ज़रूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, हर जगह वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। है कि नहीं? सो यहाँ से देखो ए बी बट्टा ए डी बराबर होगा बी सी बट्टा डी सी बराबर होगा सी ए बट्टा, क्या सही हो रहा है ना, सी ए बी बट्टा ए डी बी सी बट्टा डी सी
ठीक है, ये चीज़ आ गई। और सी ए बट्टा ए सी है ये। क्लियर।